नमस्कार, कुरुक्षेत्र में हैं आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है। जहाँ न कोई नीति है, न कोई नियम है। जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्धारंभ होता है, न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम-दाम का भरपूर प्रयोग करके राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक ज़मीन पर अपना कब्ज़ा दाखिल कर सकता है। हमने आपको बताया था कुरुक्षेत्र के पिछले एपिसोड्स में कि कैसे बिहार में अगर कोई राजनीतिक चाणक्य के रूप में वर्तमान में बढ़ रहा है, अपना कदम पसार रहा है, तो वे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। कैसे एक सधी हुई रणनीति के साथ काम कर रहे हैं और काम करना जरूरी भी है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि आपने देखा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी नंबर 1 पार्टी बनी। विधायकों की संख्या के हिसाब से चुनाव में अच्छा प्रदर्शन की, इसके बावजूद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। नीतीश कुमार जी के कारण मुख्यमंत्री बने, माफ़ कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री बने हैं इस बार, लेकिन रणनीति बड़ी करनी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी को आप देख रहे होंगे कि सिंगापुर में हैं, कैसे अपना इलाज करवाने के लिए लालू प्रसाद यादव जी गए हैं, कैसे बीमार नज़र आ रहे हैं, और तेज प्रताप यादव जी की क्या स्थिति है, मीसा भारती जी की क्या स्थिति है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव जी का वर्तमान स्वास्थ्य और सब कुछ देख रहे होंगे, तो मतलब कितनी जल्दीबाजी होगी लालू प्रसाद यादव जी को, एक पिता को कितनी जल्दीबाजी होगी अपने पुत्र को जो है इस कुर्सी पर देखना, जिस कुर्सी के लिए अपने पुत्र को वो तैयार कर रहे थे। तो ऐसे में हर पिता चाहता है कि अपने पुत्र को सबसे ऊंची जगह पर देखे। लालू प्रसाद यादव जी भी इस रणनीति को लेकर के कैसे आगे बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी को लेकर के राष्ट्रीय राजनीति में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो सीट खाली हो, क्योंकि वहाँ तेजस्वी यादव जी को बिठाना है। और तेजस्वी यादव जी भी कैसे नीतीश कुमार जी के साथ अभी जो है सामंजस्य बिठा करके काम कर रहे हैं, कितना सामंजस्य से काम कर रहे हैं। अब समझिए ना कि तेजस्वी यादव जी को कहते हैं कि हमें इनका इस्तीफा चाहिए आपके दल से, जो इस मंत्री हैं फलाने मंत्री का इस्तीफा चाहिए, और तेजस्वी यादव जी हामी भर देते हैं और इसका इन्हें रिटर्न गिफ्ट भी मिल जाता है। गोपालगंज वाला सीट आपको याद होगा कि कितनी शालीनता के साथ नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव जी के हाथ में दे दिया। मोकामा सीट तो पहले से तेजस्वी यादव जी ने मीटिंग से पहले ही घोषित कर दिया था कि वे अनंत सिंह जी की पत्नी को देने वाले हैं, और मीटिंग के बाद गोपालगंज वाला सीट भी जो है राजद अपने पाले में कर ली। तो रणनीति लगा रहे हैं और रणनीति का फायदा भी मिल रहा है तेजस्वी यादव जी को, और ये ऐसा मतलब काम है, एक ऐसा कर्म है जिसका फल जो है तुरंत मिलता जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। लेकिन तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से सफल हो रहे हैं, यह नीतीश कुमार जी भले ही भांप नहीं रहे हो, क्योंकि नीतीश कुमार जी 2024 के रेस में लगे हुए हैं और बिहार से बाहर चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन ऐसा दल जरूर देख रहा है जिनका पूरा फोकस वर्तमान में बिहार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। बीजेपी अब मिशन बिहार पर काम कर रही है, और यही एक कारण है जिसको लेकर आपने देखा होगा कि अमित शाह जी कितने बेचैन नजर आ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक चाणक्य के रूप में, और जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए अमित शाह जी मशहूर हैं। और बिहार में वो लगातार 17 दिन के अंतराल पर ही दूसरी बार दौरा कर देते हैं, और बिहार आने के बाद अमित शाह चेंज हो जाते हैं। मतलब ऐसा चेंज जो आपने पहले नहीं देखा होगा। अमित शाह जी बीजेपी के कोर हैं, बीजेपी के राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं, और बीजेपी किस रणनीति पर काम करती है, किस मापदंड पर काम करती है, किस स्ट्रैटेजी के साथ काम करती है, या तो किसी से छुपी हुई नहीं है। राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, धार्मिक वाला मुद्दा हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बीजेपी काम करती रही है। लेकिन अमित शाह जी ने जब मिशन बिहार को फोकस किया है, तो बिहार में आने के बाद अमित शाह जी चेंज हो जाते हैं। सीमांचल में पहली बार आते हैं और सीमांचल में 3 दिवसीय दौरा करते हैं, और उस दौरान वे जो है हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं करते हैं। सीमांचल यूँ तो आपको बताए 50% से अधिक वहाँ की जो आबादी है वह मुस्लिम आबादी है। इसके बावजूद वहाँ जो है वह डेवलपमेंट पर बात करते हैं, वो बात करते हैं कानून का राज स्थापित करने पर, वो बात करते हैं कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं, रोहिंग्या की बात कर देते हैं वे, और थोड़ा सा वो बात कर देते हैं कि सिक्योरिटी की बात कर देते हैं कि हम आपको सुरक्षा मुहैया कराएंगे, और बिहार में जंगल राज की ओर इशारा कर देते हैं। मतलब समझ लीजिए आप, अपने लिंक से हट करके अमित शाह जी काम करते हैं। इसके बाद हमने यह भी देखा कि अमित शाह जी दूसरी बार कहाँ आते हैं, तो आपको जेपी
जी की जो है वो जो जयंती है उस मौके पर आते हैं अमित शाह जी बिहार। और इस बार पूरा सारण क्षेत्र में वो दौरा करते हैं। और सारण क्षेत्र में जब अमित शाह जी आते हैं तो वहाँ आना ऐसे ही स्वाभाविक नहीं था। आपको याद होगा कि सारण क्षेत्र जो है वह आपको वहाँ जो है ये महागठबंधन का पहले से दबदबा रहा है। और ऐसे में महागठबंधन के इस दबदबा वाले इलाके में अमित शाह जी जो है वह आए हैं। राजद पहले से जीती रही है उस क्षेत्र से, जो है सारण क्षेत्र से आपको जदयू का कितना बोलबाला रहा है, और दोनों इस बार साथ हैं। तो कहीं से भी बीजेपी के लिए सीटें नहीं दिख रही है, दूर दूर तक आशाएं नहीं दिख रही है। वहाँ आकर के अमित शाह जी आते हैं और अमित शाह जी वहाँ अपने स्ट्रैटेजी में बदलाव करते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि एक बड़ी बात आई है कि बिहार के मिशन पर जब अमित शाह जी काम कर रहे हैं, तो इस मिशन पर जब काम कर रहे हैं तो बिहार में एक बार बड़ा बदलाव होना है। और ये सबसे बड़ा बदलाव होना है बिहार बीजेपी में। अब समझिए, जब सामने नीतीश कुमार जी हो, सामने लालू प्रसाद यादव जी हो और तेजस्वी यादव जी का बढ़ता हुआ राजनीतिक जो विचारधारा है और राजनीतिक साम दाम दंड भेद है वह दिख रहा हो अमित शाह जी को साफ, और उसमें तेजस्वी यादव कैसे सफल हो रहे हैं साथ रहते हुए। जो काम मतलब नीतीश कुमार जी जो जिस बात का आरोप बीजेपी पर लगाती थी कि साथ रहते हुए बीजेपी कैसे कैंची चलाती है, भीतर से किसी को पता नहीं चलता है, तो यही काम कहीं ना कहीं अगर देखें तो तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। और कितनी शालीनता के साथ और चुप्पी के साथ जो है साइलेंटली कितने सफल हो रहे हैं, यह बात अमित शाह जी जान रहे हैं। तो ऐसे में अमित शाह जी ने इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए बिहार बीजेपी में बड़े बदलाव के लिए जो है उन्होंने हामी भर दी है। और अब जो है बिहार बीजेपी में आप क्योंकि देख रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है बिहार बीजेपी में बदलाव की। अब देख रहे होंगे कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तो कौन सक्रिय हुए हैं। इससे पहले कई नेता सक्रिय हुए थे। पहले भी जब 2020 में एनडीए की सरकार बनी थी तो कई पुराने, नंद किशोर यादव हो, बहुत सारे, प्रेम कुमार हो, कई नेताओं की जो है छुट्टी कर दी गई थी, नए नेताओं को मौका दिया गया था। लेकिन इसके बाद जैसे ही महागठबंधन की दोबारा सरकार बन गई है तो और बीजेपी ने जब मिशन बिहार पर काम करना शुरू कर दिया है तो बिहार बीजेपी में बड़े बदलाव होने हैं। लेकिन बड़े बदलाव तो होने हैं, लेकिन इस बार मौका मिल सकता है आरसीपी सिंह जी को और चिराग पासवान जी को, क्योंकि बदलाव का जो बेस है ना वह इसी बात पर तैयार हो रहा है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। अमित शाह जी मिशन बिहार पर जो काम कर रहे हैं, बिहार बीजेपी में फिर से बदलाव करने के मूड में है। तो सबसे पहले बदलाव की ज़रूरत क्यों है, तो एक तो नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी से निपटना है। और निपटने के लिए बिहार बीजेपी में एक बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है। सुशील कुमार मोदी जी आ रहे हैं, बातों को लगातार जो है प्रमुखता से, मजबूती से रख रहे हैं, लेकिन सुशील मोदी जी अब हाशिए पर खड़े हैं। और सुशील मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बीजेपी पहले भी प्रमोशन विथ डिमोशन दे चुकी है। 2017 में उन्होंने काम किया, लेकिन बार बार वही काम हो पाएगा सुशील मोदी जी से, इसके लिए मतलब भरोसा नहीं कर पा रही है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व। अमित शाह जी भी पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अब समझ रहे हैं कि सुशील मोदी तो चलो ठीक है, लेकिन उनके अलावा कौन, बिहार बीजेपी में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है। और ऐसे में जब अमित शाह देख रहे हैं कि सामने लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी हैं, तो उनके वोट बैंक को वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। वोट बैंक में देखें तो एमवाई समीकरण की हम पहले बात कर लेते हैं। ए टू जेड की बात छोड़ दीजिए राजद की। एमवाई समीकरण, मुस्लिम हो गए, यादव हो गए, नीतीश कुमार जी की पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, उसका कोर वोटर्स कौन है, पिछड़ा अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है वह देख रही है, बीजेपी देख रही है। और इस बार जो है एजेंडा बेस्ड से ज़्यादा हट करके बीजेपी काम करने वाली है। कैसे, जो उनके जो कोर वोटर्स हैं, महागठबंधन के जो कोर वोटर्स हैं, उनको तोड़ा जाए। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको बीजेपी में ऐसे लोगों को ही लाना होगा और अति पिछड़ा समाज से आने वाले नेताओं को लाना होगा और आपको मजबूत करना होगा, बीजेपी पर विश्वास दिलाना होगा ऐसे वोटरों का जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, एमवाई से मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में आपको एक विश्वास पैदा करना होगा और अमित शाह जी इस बात को जान रहे हैं। तो ऐसे में आपको याद होगा कि जब एनडीए की सरकार थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल की विस्तार हो रही थी, उस दौरान जदयू से जो है मंत्री बनने के लिए बुलाया गया था और आरसीपी सिंह जी को भेजा गया था। और आरसीपी सिंह जी के साथ साथ ललन सिंह जी का भी नाम गया था। तो वहाँ बीजेपी ने यह कह करके रिजेक्ट कर दिया था कि जदयू जो है पिछड़ा अति पिछड़ा की पार्टी है, तो आप पिछड़ा अति पिछड़े समुदाय से दीजिए, भूमिहार समुदाय जो है हमारा वोट बैंक है। तो ऐसे में हम उस समुदाय के लोगों को कैसे मंत्री बनने दे सकते हैं, भूमिहार कैडर के हमारे पास बड़े बड़े नेता हैं। यानी कि बीजेपी
पहले भी कह चुकी है कि पिछड़ा अति पिछड़ा समुदाय की पार्टी जदयू है, बीजेपी ये मान करके चल रही है। और उस समय हमने देखा था कि कैसे आरसीपी सिंह जी जो पिछड़ा अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, तो कैसे जो है वे वहाँ जो है केंद्रीय मंत्री बन गए, केंद्रीय इस्पात मंत्री बन गए। अब बिहार में आ जाते हैं वापस। अभी आरसीपी सिंह जी की क्या स्थिति है? नीतीश कुमार जी से अलग होने के बाद आरसीपी सिंह जी लगातार खुद को मजबूत कर रहे हैं। आपको दक्षिण बिहार यानी कि गंगा से इस पार का जो इलाका है, मगध क्षेत्र, पूरा गया क्षेत्र, इस तर आरसीपी सिंह जी ने पूरा काम कर लिया और इसके बाद रणनीति कर ली, क्षेत्र रक्षण कर लिया। आरसीपी सिंह जी की सभा में भीड़ इकट्ठा हो रहा है और इसके बाद आरसीपी सिंह जी कहाँ घूम रहे हैं? तो मिथिलांचल में अब वे कदम पसारने जा रहे हैं। मिथिलांचल में आरसीपी सिंह जी कदम बढ़ा रहे हैं, बात समझिए। इसके बाद सीमांचल है। अभी तो चुनाव नहीं है ना, आरसीपी सिंह जी ये किसको दिखा रहे हैं कि हमारे सभा में कितनी भीड़ हो रही है? तो अब आपको जवाब मिल रहा होगा। बीजेपी ढूंढ रही है कि पिछड़ा अति पिछड़ा समुदाय यानी कि जो गैर सवर्ण है और पिछड़ा अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं, दलित महादलित हैं, तो ऐसे लोगों को अब जो है पार्टी में नए कैडर में नए रंग के साथ बिहार में जो है पार्टी को एक नया रंग रोगन किया जाए, क्योंकि सामने नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी हैं जो इसी समाज की राजनीति करते आए हैं। तो उनसे डील करने के लिए क्या चाहिए? उसी तरह का, उसी प्रकार का और भीड़ जमा करने वाला एक नेता चाहिए। एक तो बीजेपी का सिंबल रहेगा, बीजेपी की मजबूती रहेगी, लेकिन जे नेता में भी आस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर अपोजिट में देखें तो एक आस्था जदयू में नीतीश कुमार जी के प्रति है, नीतीश कुमार सम्मान्य नेता हो जाते हैं। अगर राजद में जाए तो लालू प्रसाद यादव जी के प्रति फैन फॉलोइंग है, तो ऐसे फैन फॉलोइंग, ऐसे आस्था वाले नेता चाहिए। तो आरसीपी सिंह जी जो अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं, वे भी अगर देखें तो वह बीजेपी को ही दिखा रहे हैं कि हमारे पास कितना जो है वह वोटर है, कितनी हमारी सभा में भीड़ इकट्ठा हो रही है। जब हम नीतीश कुमार जी के नाम को नहीं ढो करके भी चल रहे हैं, हम अकेले आकर के जो है वह पूरे बिहार में यात्रा कर रहे हैं। तो आरसीपी सिंह जी इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर देखिए, चिराग पासवान जी पहले भी कह चुके हैं कि वे मोदी जी के हनुमान हैं, लेकिन बीजेपी को अब तक चिराग पासवान जी की 2020 के बाद ज़रूरत पड़ते हुए नहीं दिख रही थी, तो बीजेपी उस पर काम नहीं कर रही थी। लेकिन हमने आपको बताया था कि पासवान समाज का वोट बैंक जब चिराग पासवान जी अपने चाचा पशुपति कुमार पारस जी के साथ आ जाते हैं, और उस पूरे पासवान समाज का वोट बैंक कितना हो जाता है। और अगर चिराग पासवान जी को ले आते हैं तो एक देखिए, रामविलास पासवान जी का बीजेपी के पास सहानुभूति वोट, इसके बाद क्या पासवान समाज का पूरा वोट, दलित महादलित का एक चेहरा, इसके बाद आरसीपी सिंह जी अगर आ जाते हैं तो आरसीपी सिंह जी को अगर एंट्री करा लेती है बीजेपी, तो उसमें आपको सीधे तौर पे दिख रहा होगा कि पिछड़ा अति पिछड़ा समुदाय, मतलब समझ रहे हैं, दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, सबको एकजुट करने के लिए एक माहौल बन रहा है। और बीजेपी आरसीपी सिंह जी की एंट्री क्यों न कराए, इसका अभी फिलहाल जवाब नहीं है। चिराग पासवान जी की वर्तमान परिस्थिति में बीजेपी एंट्री क्यों नहीं कराए, कि जबकि बीजेपी विपक्ष में है, बीजेपी के पास बिहार में बड़े चेहरे वाले और बड़े मतलब तुरंत जो है तुरंत रिजल्ट देने वाले नेता नहीं हैं अभी वर्तमान में, जिनके चेहरा पर इतना बड़ा जो अपना चेहरा लेकर के घूमे, पूरा एक भीड़ इकट्ठा कर ले, ऐसा नहीं है। और अमित शाह जी समझ रहे हैं, तभी तो योगी जी को आना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश से, बहुत सारी बातें हैं। तो बस बात समझिए कि जिसकी तलाश थी वो चीज़ें भी सामने है और दिखाया भी जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे प्रकरण पर ये जो समीकरण है वो बैठ पाता है या नहीं बैठ पाता है। अगर बैठ गया तब समझ लीजिए कितनी मुश्किल होने वाली है महागठबंधन को। खैर, उपचुनाव आगे हैं, अगर उपचुनाव नहीं, उपचुनाव को बहुत सारे लोग मतलब एक फ्लोर टेस्ट की तरह देख रहे हैं, लेकिन उपचुनाव 2 सीटों पर है। बीजेपी समझ रही है कि 2 सीटों से कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी बड़ी रणनीति लेकर के चली रही है, बड़ा टारगेट लेकर के चल रही है 2024 और 2025। और खासकर मानिए 2024 भी नहीं है, बीजेपी के मिशन बिहार में 2025 का टारगेट है महागठबंधन को। कैसे यहाँ से महागठबंधन को क्लीन स्वीप करना है, हटाना है, इसके लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। क्योंकि मोदी जी का चेहरा है अभी इतना बुलंद है कि वे बहुमत के साथ सरकार बना सकती है अभी देश भर में। खैर, ये आने वाले भविष्य की बात है, ये चुनाव के बाद कितनी रिजल्ट होगी, कितने सीट आते हैं, इस पर डिपेंड है। लेकिन कुल मिलाकर बात समझिए, बिहार में जो बीजेपी फेरबदल करने वाली है, इसमें संभावित नाम में 2 हैं ऐसे कि एक चिराग पासवान और आरसीपी सिंह, दोनों की एंट्री पॉसिबल है।
तो लगे रहिए आप कुरुक्षेत्र में, जुड़े रहिए आप कुरुक्षेत्र के साथ, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र है जहाँ राजनीति कभी भी विराम चिन्ह नहीं लेती है। किसी भी क्षण कोई अपडेट आ सकता है। जब भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।